राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों ही मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। राजा का जन्म 1996 में हुआ था। उनके पिता का नाम अशोक रघुवंशी और माता का नाम उमा रघुवंशी है। राजा परिवार का सबसे छोटा बेटा था। राजा से बड़े दो भाई थे। एक का नाम सचिन रघुवंशी और दूसरे का नाम विपुल रघुवंशी है। राजा अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अपने इसी पारिवारिक बिजनेस में शामिल हो जाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट का था, और काफ़ी अच्छे से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ सोनू रघुवंशी का परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। सोनू रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश छोड़कर इंदौर चले आते हैं। कुछ ही समय तक छोटा मोटा काम करने के बाद इंदौर में ही अपनी आटा चक्की चलाते हैं। कुछ समय तक आटा चक्की लगाने के बाद ये प्लाईवुड के बिजनेस में कदम रखते हैं। यहीं से सोनम के पिता की किस्मत पलट जाती है। प्लाईवुड के बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है और देखते ही देखते इन लोगों का बिजनेस मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात समेत कई राज्यों में फैल जाता है। परिवार की गिनती करोड़पति परिवार में होने लगती है। सोनम के परिवार में उसके अलावा इसका भाई गोविंद भी है। सोनम पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट थी। 2 बार में 10th पास करती है। बड़ी मुश्किल से 12th की डिग्री हासिल कर पाती है। पढ़ाई लिखाई में भले ही सोनम तेज नहीं थी, लेकिन पारिवारिक बिजनेस में इसका दिल खूब लगता था और जल्दी यह अपने पिता की प्लाईवुड कंपनी में एचआर के पद पर काम करने लगती है। सोनम और राजा रघुवंशी दोनों का परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी अमीर था। दोनों ही अपने अपने पारिवारिक बिजनेस में मिली जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। इसी को देखते हुए राजा रघुवंशी के परिवार वाले राजा की शादी करने का फैसला करते हैं और उधर सोनम के परिवार वाले भी उसके हाथ पीले करने की योजना बनाते हैं। इसी के बाद शादी की नीयत से सोनम के परिवार वाले सोनम का नाम रघुवंशी परिचय पुस्तिका में दर्ज करवाते हैं। उधर राजा रघुवंशी के परिवार वाले भी डिटेल रघुवंशी परिचय पुस्तिका में लिखवा देते हैं। रघुवंशी परिचय पुस्तिका एक ऐसी डायरी होती है जिसमें रघुवंशी समुदाय के लोग शादी के लायक हो चुके लड़के लड़कियों की डिटेल दर्ज करवाते हैं। इसी के जरिए लोग रिश्ता ढूंढते हैं। रामनवमी के अवसर पर सोनम और राजा के परिवार वाले पहली बार इसी परिचय पुस्तिका के जरिए एक दूसरे का बायोडाटा देखते हैं। बायोडाटा पसंद आने पर पारिवारिक स्तर पर एक दूसरे से संपर्क किया जाता है। फिर शादी की बात तय हो जाती है। बात तय होने के बाद 11 फरवरी 2025 को बड़ी धूमधाम तरीके से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की सगाई हो जाती है। जैसा कि अमूमन होता है, सगाई के बाद सोनम और राजा के बीच फोन के जरिए बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। सगाई के समय तय किया जाता है कि 11 मई 2025 को इन दोनों की शादी की जाएगी। समय बीतते हुए वह दिन भी आ जाता है जब सोनम और राजा की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है। 11 मई 2025 को बड़ी धूमधाम से हिंदी रीति रिवाज के साथ इन दोनों की शादी होती है। शादी के दौरान रस्म के मुताबिक राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से सोनम को लगभग 16 लाख रुपए मूल्य के सोने के गहने दिए जाते हैं। शादी के बाद सोनम को लेकर राजा अपने घर चला जाता है। शादी के बाद सोनम का व्यवहार बिल्कुल ही सामान्य रहता है। वह ससुराल में आने के बाद सामान्य रूप से ही पूजा पाठ करती है। शुरुआत के दिनों में सोनम की छवि एक संस्कारी बहू के रूप में बनती है। घर के लोगों के बीच रहने के बावजूद सोनम फोन पर बिजी रहती थी। परिवार वालों को लगता था कि शायद नई जगह उसका दिल नहीं लग रहा है, इसलिए वह परिवार वालों से बातचीत करने में बिजी है। मगर आगे चलकर यह कुछ और ही साबित होता है। शादी के 1-2 दिन बाद ही दोनों ने हनीमून की डेस्टिनेशन डिसाइड करने में लग जाती हैं। पहले तय होता है कि दोनों हनीमून के लिए कश्मीर जाएंगे। खासकर राजा का मन कश्मीर जाने का था, मगर सोनम राजा को कश्मीर के बजाय मेघालय जाने को कहती है। पहले तो राजा मना करता है, मगर सोनम के बार बार कहने पर राजा मेघालय जाने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के जस्ट बाद में सोनम शिलिंग के लिए फ्लाइट टिकट खुद ही बुक कर देती है। राजा तो मन में अनेक सपने बुनते हुए मेघालय के लिए निकलता है।
लेकिन सोनम अपने एक अलग योजना बनाए हुए मेघालय के लिए 20 मई को निकलती है। 20 तारीख को दोनों इंदौर से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचते हैं। इस दौरान शादी में मिले गहने, यहाँ तक कि राजा की सोने की चेन और अंगूठी भी सोनम अपने पास रखती है। 21 तारीख को सोनम और राजा शिलांग पहुंचते हैं और बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। यहीं से दोनों कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगले दिन यानी 22 मई को दोनों शिलांग के किटिंग रोड स्थित एक बाइक रेंटर से संपर्क करते हैं और सोहर चेरापूंजी जाने के लिए स्कूटी किराए पर लेते हैं। इसके साथ एक लोकल गाइड भी होता है। 22 की रात को दोनों शिलांग पहुंचते हैं के बाद शिपारा होम स्टे में रुकते हैं। यहीं से निकलकर दोनों पास ही के मशहूर डबल डेकर लिविंग रूम रूट ब्रिज देखने को जाते हैं। इस दौरान दोनों फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। अब आता है 23 मई 2025, वो तारीख जिस दिन राजा रघुवंशी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। सुबह के लगभग 5:30 बजे सोनम और राजा गेस्ट हाउस से निकलकर वही साउडो वाटरफॉल तक जाने का प्लान बनाते हैं। सोनम और राजा किराए की स्कूटी से वाटरफॉल के पार्किंग लॉट तक जाते हैं। यहाँ से दोनों ट्रैकिंग शुरू करते हुए, कहने को तो यह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मगर बहुत ही कम टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करते हैं। सोनम के प्राकृतिक खूबसूरती देखने की इच्छा जताई, इसलिए राजा यहाँ आने को तैयार हो जाता है। ट्रैकिंग करते हुए लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। इसी दौरान सोनम लगभग 12:30 बजे अपनी सास उमा रघुवंशी को फ़ोन करते हुए कहती है कि वह राजा के साथ वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग कर रही है। लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से काफ़ी थक गई है। सोनम इस दौरान सास को यह भी बताती है कि उसने व्रत रखा है, इस कारण कुछ खा पी भी नहीं रही है। राजा की माँ अपनी बहू को अपना ध्यान रखने को कहती है और फ़ोन कट जाता है। इसके बाद लगभग 1:43 पर सोनम अपनी माँ को फ़ोन करते हुए ट्रैकिंग के बारे में जानकारी देती है। थोड़ी सी बातचीत के बाद यह भी फ़ोन कट जाता है। इसके कुछ देर बाद राजा रघुवंशी के सोशल मीडिया अकाउंट पर सोनम के साथ एक पोस्ट होती है जिसमें दोनों खुश नजर आते हैं। यह आखिरी बार था जब सोनम की किसी इस हनीमून ट्रिप के दौरान बात हुई थी। इसके बाद कई बार दोनों कई परिवार वालों को राजा और सोनम के से बात करने की कोशिश करते हैं मगर ये दोनों का ही फ़ोन स्विच ऑफ आता है। शुरू में लोगों को लगता है कि जंगली इलाके में होने की वजह से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। इस इंतज़ार में कि शायद उन दोनों से बात हो जाएगी, कई घंटे गुजर जाते हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती। परिवार वाले हर स्तर से सोनम और राजा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। थक हार कर 24 तारीख को राजा के भाई विपिन रघुवंशी इंदौर से शिलांग के लिए निकल जाते हैं। सीधे ईस्ट शोर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर राजा और सोनम के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। सोनम और राजा से जुड़ी अहम जानकारी लेने के बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करती है लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि यह मामला एक बेहद ही हाई प्रोफाइल घर से जुड़े हुए लड़के लड़की के गायब होने का था। इसलिए पुलिस पूरी शिद्दत से उन्हें ढूंढने में लग जाती है। 24 तारीख को जांच के दौरान पुलिस वालों के कैफे के बाहर लावारिस हालत में स्कूटी मिल जाती है जिसे राजा और सोनम ने किराए पर लिया था। अगले दिन से सोनम और राजा के गायब होने की खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं और यह मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ लेता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस मामले को गृह मंत्री अमित शाह से बात करते हुए उन्हें भी मामले की जानकारी देते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजा और सोनम के बारे में मेघालय के मुख्यमंत्री से बात करते हैं। इसके बाद सोनम और राजा को ढूंढने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। मेघालय पुलिस के अलावा इस सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भी शामिल कर लिया जाता है। खराब मौसम और तेज बारिश के बावजूद भी पूरी शिद्दत से इन लोगों की तलाश शुरू रहती है मगर कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिलती। 27 तारीख को इस केस में पुलिस को इन लोगों से जुड़ा एक बैग पास ही की खाई में मिलता है। अब सर्च ऑपरेशन में लगे लोगों को लगने लगता है कि जल्दी सोनम और राजा का भी पता चल जाएगा लेकिन तभी मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है। इस कारण सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ता है।
लेकिन फिर 30 मई उससे सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। इस दौरान पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। जब कई दिनों तक राजा और सोनू का पता नहीं चलता तो सोशल मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। दोनों के परिवार वाले भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं और जांच सीबीआई के हवाले करने की मांग करते हैं। इन सब के बीच पुलिस पूरी क्षमता से अपनी जांच और सर्च ऑपरेशन जारी रखती है। अब सर्च ऑपरेशन में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। फाइनली 2 जून 2025 को इस मामले में पुलिस वालों को पहली कामयाबी मिलती। ड्रोन कैमरे में वाटरफॉल के करीब खाई में एक शव दिखाई देता है। यह सब लगभग 100 से 200 फीट की गहराई में था। शव को जल्दी वहां से निकाला जाता है। हाथ पर बने टैटू, स्मार्ट वॉच के जरिए पहचान राजा रघुवंशी के तौर पर होती है। यह पहचान राजा रघुवंशी के भाई करते हैं। राजा रघुवंशी का शव मिल गया था, लेकिन सोनम अभी भी लापता थी। पहली नज़र में लोग सब जताते हैं कि शक जताते हैं कि शायद सोनम और राजा के साथ लूटपाट की हिंसा हुई होगी, जिसमें सोनम को किडनैप कर लिया गया और राजा की हत्या कर दी गई। एक दूसरी दूसरी अटकल ये भी लगाई जाती है, शायद दोनों किसी हादसे का शिकार हो गए होंगे और सोनम का शव भी इसी लोकेशन के आसपास होगा। इसलिए एरिया की और सबसे अच्छी तरह से जांच की जाती है, मगर सोनम कहीं कहीं पता नहीं लगता। अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिक जाती हैं, क्योंकि राजा की मौत के कारण सामने आते ही बहुत कुछ साफ होने वाला था। राजे राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए शिलोंग के नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में भेजा जाता है। यहाँ से जो रिपोर्ट आती है उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सर पर धारदार हथियार से किए गए हमले को बताया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा जाता है कि सर पर किसी धारदार चीज से पहले आगे की तरफ से और फिर पीछे की तरफ से हमला किया जाता है। यह हमला इतना तेज था कि राजा की खोपड़ी की हड्डियां तक टूट गई और आंखें निकल गई। इसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद साफ हो जाता है कि राजा और सोनम के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, बल्कि राजा की मौत की साजिश के कारण हुई है। पहला शक सोनम पर ही जाता है। पुलिस इस साजिश को बेनकाब करने के लिए क्राइम स्पॉट से सबूत जुटाना शुरू कर देती है। पहले पुलिस वालों को क्राइम सीन पर 2 तेज धारदार हथियार मिल जाते हैं, जिससे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। इसके अलावा उसी जगह से कुछ कपड़े, रेनकोट, एक टूटा हुआ मोबाइल और भी कई ऐसी चीजें मिलती हैं। पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, सोनम तथा राजा रघुवंशी के कॉल डिटेल की जांच शुरू करती है, जहां से भी सोनम और राजा रघुवंशी गुजरे थे। उन इलाकों के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज बरामद किए जाते हैं। इसके अलावा कॉल डिटेल भी निकलवाई जाती हैं। तो पता चलता है कि सोनम ने पिछले 39 दिनों में संजय वर्मा नाम के व्यक्ति से 239 बार फोन किया। ये बात शादी से पहले और शादी के बाद भी हुई। इसमें से पिछले कुछ दिनों में 119 कॉल हुए थे। पुलिस संजय वर्मा नाम के व्यक्ति की तलाश में लग जाती है, लेकिन पुलिस वालों को आगे की जांच में पता चलता है कि संजय वर्मा नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, बल्कि यह नंबर वास्तव में राजा कुशवाहा नाम के एक लड़के का है। राज कुशवाहा के बारे में जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में राज कुशवाहा सोनम की प्लाईवुड फैक्ट्री में 20,000 महीने की तनख्वाह पर जॉब किया करता था। इतना ही नहीं, जब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो सोनम के पास अनजान शख्स लगभग सभी लोकेशन पर दिखाई देते हैं। इसकी पहचान विशाल, आकाश और आनंद के तौर पर होती है। इन लोगों की कुंडली निकालने पर पता चलता है कि ये लोग कुशवा नाम के व्यक्ति से लगातार कांटेक्ट में थे। इतना सब कुछ सामने आने के बाद साफ हो जाता है कि राजा की हत्या के पीछे सोनम का हाथ है। पुलिस वाले जल्द से जल्द सोनम और दूसरे सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। इस जांच में मेघालय पुलिस के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी मदद ली जाती है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। सोनम पुलिस की पकड़ से दूर थी,
पुलिस वाले लगातार सोनम की लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे। इसमें भी एक समस्या यह है कि सोनम लगातार अपने नंबर को स्विच ऑफ रखती थी। उसने अपने मोबाइल की बजाय दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इसलिए सोनम अगले कई दिनों तक पुलिस वालों से 2 कदम आगे चलती रहती है। रघुवंशी की हत्या के 17 दिन बाद पुलिस सोनम के लुकअप छिपी का खेल चलता रहता है। फाइनली 9 जून 2025 को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रात के लगभग 1:30 पर एक ढाबे पर पहुंचती है और ढाबे पर काम कर रहे युवक से मोबाइल मांगकर अपने भाई गोविंद को कॉल करती है। इसके बाद गोविंद ढाबे वाले से बात करते हुए पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहता है। ढाबे वाले व्यक्ति के बयान के मुताबिक वह पुलिस को फ़ोन करता है और जल्दी पुलिस वाले वहां पर पहुंचकर सोनम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आते ही सोनम सबसे पहले ये जताने की कोशिश करती है कि राजा की हत्या के बाद कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। उन्हीं किडनैपर से बचकर वह ढाबे पर पहुंचती है। पुलिस वाले तो पहले ही सोनम की पूरी की कुंडली निकाल कर बैठे हुए थे, इसलिए वह सोनम की बनी बनाई बातों पर यकीन नहीं करते। सोनम पर शक शक की सबसे पहले बड़ी वजह यह बनी कि पुलिस जांच के दौरान पुलिस वालों को यह सूटकेस उसी घर से मिलता है जहां पर ट्रिप के दौरान सोनम और राजा रुके थे। इसी सूटकेस में सोनम का मंगलसूत्र और शादी की रिंग भी मौजूद थी। एक शादीशुदा महिला भला बना मंगलसूत्र यूं लावारिस छोड़कर कैसे गायब हो सकती है? बस यही से सोनम पर शक गहरा होता है। इसके अलावा क्राइम सीन पर जो रेनकोट पुलिस को मिला था वह गाय गायब होने से पहले सोनम अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में पहने हुए नजर आ रही थी। रेनकोट से कुछ डीएनए सैंपल भी बरामद किए जाते हैं और सोनम से मैच कर जाते हैं। यह कन्फर्म हो जाता है कि सोनम हत्या के समय मौजूद थी। सोनम पुलिस की पकड़ से उत्तर प्रदेश आई जब मामला मेघालय में दर्ज हुआ, इसलिए जल्दी सोनम को मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया गया। सोनम की गिरफ्तारी के अगले ही दिन हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों के साथ राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया कर लिया जाता है। सोनम और अन्य आरोपी से लंबी पूछताछ की जाती है और फिर पुलिस एक सनसनीखेज खुलासा करती है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक सोनम अपने ही पति की हत्या करवाती है और यह हत्या के पीछे वजह सोनम और राज कुशवाहा की प्रेम कहानी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम अपनी ही फैक्ट्री में काम करने वाले अपनी उम्र से 5 साल छोटे राज कुशवाहा से प्यार करती थी। सोनम और राज कुशवाहा की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, इसलिए सोनम डर के मारे परिवार वालों को के सामने अपनी प्यार के जाहिर नहीं कर पाती और इसी भी सोनम के पिता सोनम की शादी राज राजा रघुवंशी से तय कर देते हैं। कथित तौर पर सोनम इस शादी से इनकार करती है, लेकिन सोनम के पिता कहते हैं कि लड़का और परिवार बहुत अच्छा है, इसलिए शादी होगी तो राजा रघुवंशी से ही होगी। जब सोनम को लगने लगता है कि वह इस शादी को टाल नहीं पाएगी तो वह शादी के लिए राजी हो जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे एक खौफनाक खूनी साजिश भी रचने लगती है। किसी को उसकी साजिश की बू तक न आए, इसलिए सोनम शादी की सभी रस्में को भी खुशी खुशी पूरा करती है। फिर बड़ी चालाकी से परिवार वालों की मर्जी के विरुद्ध कश्मीर के बजाय मेघालय जाकर हनीमून मनाने का प्लान करती है। मेघालय जाने के पीछे का कारण यह था कि बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर सोनम ने पहले ही सभी प्लान तय कर लिए थे। इन लोगों को लगा कि मेघालय में ये हत्या करना आसान होगा। उधर सोनम अपने पति को लेकर मेघालय हनीमून के लिए जाती है। इधर उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा अपने 3 साथियों के साथ विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को राजा रघुवंशी की हत्या के लिए तैयार कर लेता है। राज कुशवाहा खुद मेघालय नहीं जाता है, लेकिन उसके तीनों दोस्त सोनम के पीछे पीछे मेघालय पहुंच जाते हैं। सोनम के तहत राजा को लेकर सुनसान इलाके में चली जाती है। ये ट्रैकिंग करते हुए सोनम जानबूझकर राजा के पीछे आ जाती है। इस दौरान मौका देखते सोनम विशाल को हमला करने का इशारा करती है। सोनम का इशारा मिलते ही विशाल धारदार हथियार से राजा के रघुवंशी के सिर पर हमला कर देता है। दूसरा हमला आकाश राजपूत करता है। इन 2 हमलों की वजह से वहीं पर एक झटके में राजा रघुवंशी की मौत आ जाती है। हत्या के बाद राजा की बॉडी को वहीं पर खाई में फेंक दिया जाता है। हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार वहीं पर फेंका जाता है। आगे की जांच में घटनास्थल से मिले हथियार से इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर जाते हैं। आरोपियों की साइड पर राजा
रघुवंशी के खून के निशान भी पड़ गए थे। सोनम का रेनकोट भी राजा रघुवंशी के खून से सन चुका था। इसलिए सभी लोग अपना अपना कपड़ा निकाल कर वहीं पर फेंक देते हैं और कपड़ा बदलने मेघालय से निकलकर अलग अलग लोकेशन पर चले जाते हैं। सोनम मेघालय से भागकर इंदौर, वाराणसी समेत कई जगहों अलग अलग जगहों पर जाकर छिपती है। उसने छिपने के लिए फ्लैट भी किराए पर लिया था। इस दौरान वह दूसरे लोगों की मदद से कई अहम सबूत भी मिटाने की कोशिश करती है। आगे चलकर पुलिस सोनम को छिपने में मदद करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार करती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम के बैग से एक दूसरा मंगलसूत्र भी बरामद होता है। लोग दावा करते हैं सोनम ने या तो राजा रघुवंशी से शादी करने से पहले या फिर उस हत्या के बाद राजा राज कुशवाहा से चुपचाप शादी कर ली होगी और यह मंगलसूत्र दूसरी शादी का हो सकता है। हालांकि सोनम दूसरी शादी से जुड़ी रिपोर्ट्स अब तक ना तो परिवार और ना ही पुलिस ने कन्फर्म किया है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोनम का भाई उम्मीद से उलट राजा रघुवंशी के परिवार के दुख में शामिल होता है, वह दिखाई देता है। लोग सोनम के भाई को इस कदम की तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सोनम का भाई भी अपनी बहन को बचाने के लिए कोशिश करने लगता है। यहाँ तक कि सोनम से उसका भाई रक्षाबंधन के समय राखी भी बनवाने का प्लान कर रहा था, लेकिन रक्षाबंधन से ठीक 2 दिन पहले सोनम की दादी की डेथ हो जाती है। इस कारण वह नहीं जा पाता। खबरों के मुताबिक सोनम के कारनामों से दादी को गहरा सदमा लगा था और इस सदमे में वह चल बसी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया के जरिए यह भी सामने आता है कि 1 लाख के गहने शादी में राजा रघुवंशी के परिवार ने चढ़ावे में दिए थे, वह सभी गायब हैं और राजा रघुवंशी के लगभग 9 लाख सोने के गहने गायब कर दिए, लेकिन पुलिस और इन दावों की पुष्टि नहीं करती। हालांकि राजा रघुवंशी परिवार वालों से गहने की तस्वीरें जरूर मांगी जाती हैं। अगस्त महीने में ही राजा के परिवार वालों की ओर से गहनों की तस्वीर पुलिस को सौंप दी जाती है। आगे की जांच में साबित होता है कि हत्या के लिए हथियार खरीदने के पैसे सोनम ने ही दिए थे। किलर्स को भी मेघालय तक जाने का खर्चा सोनम ने दिया था। दावों के मुताबिक हत्या के बाद सोनम ने अपने हाथों से राजा को खाई में फेंका था। इसके बाद इंदौर भाग कर आ जाती है और 3 अलग अलग मोबाइल खरीदती है। इसी का इस्तेमाल करते हुए लगभग 17 दिनों तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहती है। इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यह अब तक केस में पुलिस की जांच चल रही है। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। आगे इस केस में जो कुछ भी होगा आपको नई वीडियो में जरूर बताएंगे।